Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss chapter number 2, types of companies, and the lecture is dedicated to BCom honors student and it is related to the subject corporate law. So in the previous lecture we will discuss chapter number 1, companies, meaning of companies and etc., some of the documents of companies, and in this particular lecture video we are going to discuss types of companies, how many types of companies and all the details of the related companies. नाउ स्टार्टिंग करूं अगर मैं, तो इसमें इंट्रोडक्शन आएगा, स्टैच्यूटरी कंपनी, रजिस्ट्रेशन कंपनी. इस पूरे चैप्टर के ना आई थिंक सो 13 पार्ट्स हैं. अगर आप लोग गो थ्रू करोगे तो इसके अंदर 15-17, देखो इस समरी सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, तो आई थिंक सो इसके अंदर 14 पार्ट्स हैं टोटल बेसिक पॉइंट्स पे. और अगर मैं 15 पॉइंट्स की बात करूँ ना, तो 15 को डिवाइड कर देना, 15 पॉइंट्स को डिवाइड कर दोगे अगर आप 2 के अंदर, तो ये आई थिंक 7.5 मीन्स 7 पॉइंट्स आज डिस्कस कर लेते हैं और बाकी जो पॉइंट्स होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो दैट वीडियो लेक्चर इतना लेंदी भी ना हो और आप लोगों को क्लैरिटी रहे कि हर एक पॉइंट कह क्या रहा है. सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो कंपनीज को डिफरेंट टाइप्स में बांटा हुआ है. किस किस बेसिस पे, उनके इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे, लायबिलिटी, अभी हम लायबिलिटी की बेसिस में पढ़ेंगे, तो लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, और भी बहुत सारे. नंबर ऑफ मेंबर्स किसके ज़्यादा होते हैं, किसके कम होते हैं, इनकॉर्पोरेशन किस बेसिस पे हुआ है, इन बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कंपनी को हम कितने कैटेगरी में बांट रहे हैं. अच्छा, ये भी डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है, उस बेसिस पे. सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्टैच्यूटरी कंपनी की बात आती है. अब यहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक एक पॉइंट को सुनना और उसको एक नोट्स की तरह अपनी नोटबुक में नोट करना. स्टैच्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है जो कि एक स्पेशल एक्ट के, कभी कभी आप देखते हो कि इनकम टैक्स एक्ट 1972, अगर मान लो इनकम टैक्स एक्ट 1972 की एक एग्जांपल बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये ईयर एक्ट, ये एक स्पेशल एक्ट के थ्रू पास होता है, जो कि कौन पास करता है, या तो सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव पास करते हैं, या आरबीआई पास करता है, एसबीआई पास करता है, और आईएफसी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन सब के थ्रू ये एक्ट जो है वो पास होता है. तो ये आपको ये याद रखना है, स्टैच्यूटरी कंपनी एक स्पेशल एक्ट के थ्रू पास होती है. स्पेशल एक्ट कौन पास कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, आरबीआई कर सकती है, स्टेट बैंक कर सकती है. ये अगर कोई भी अल्ट्रेशन करनी है, अगर कोई भी चेंजेस करने हैं इन पावर्स में, इन सब कंपनीज को कैन ब्रॉट अबाउट बाय लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट. दीज कंपनी आर जनरली क्रिएटेड टू मीट, ये कंपनी ज़्यादातर सोशल नीड्स को मतलब सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए की जाती है स्टैच्यूटरी कंपनी, ना कि अर्निंग प्रॉफिट. अर्निंग प्रॉफिट इज़ नॉट द मेन एम इज़ सोशल नीड. ठीक है, ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक्ट हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया 1935, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया 1955, इसी तरीके से इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया 1956. से डेट्स याद मत करना, मैं बस जस्ट फॉर योर नॉलेज बता रही हूँ कि ये सारे एक्ट्स होते हैं. नाउ रजिस्टर्ड कंपनीज की बात करते हैं. काफ़ी सारे पॉइंट्स स्टैच्यूटरी कंपनी के पता लग गए. अब रजिस्टर्ड कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो रजिस्टर्ड कंपनीज को सबसे पहले कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये 222 में आती है. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब है कि एक शेयर कैपिटल होगा और जो लायबिलिटी है हर मेंबर की वो लिमिटेड होगी बाय मेमोरेंडम टू द एक्सटेंट. मान लो मैं 100 शेयर्स के लिए, लिमिटेड बाय शेयर्स मेरी कंपनी है, मैं 100 शेयर्स के लिए लायबल हूँ, तो मेरी जो लायबिलिटी है वो 100 शेयर्स के लिए है. उसके बाद वो उनका मेरे से कोई लेना देना नहीं है कि मैं उससे ज़्यादा अर्न करूं, कम अर्न करूं. तो वाइंडिंग अप के टाइम जितनी भी पेमेंट होती है, वाइंडिंग अप के टाइम पे जितने के लिए आप अनपेड हो, आपने नहीं दिए, सिर्फ आप उसी के लिए लायबल हो. आपने 100 में से 50 की पेमेंट हो गई है आपकी, या 50 शेयर्स से आपका पूरा का पूरा पेमेंट हो रखा है, तो जो अनपेड है मीन्स जो 50 शेयर्स हैं वो ही आप लायबल हो उसके लिए, तो वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कहलाती है. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या है, 222 ऑफ द कंपनीज एक्ट
कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। मान लो सपोज मैंने एक कंपनी की को गारंटी दे रखी है कि मैं 50,000 तक की पेमेंट करूंगी अगर इन केस लॉस होता है। इस तरीके की कोई कंडीशन मैंने ऑलरेडी अटैच कर रखी है अपने नाम के साथ। तो उस सिनेरियो में गारंटी कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी मुझे उस लायबिलिटी तक के लिए कंसिडर की जाएगी 50,000 की लायबिलिटीज़ के लिए। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी में और मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल। हो सकता है शेयर कैपिटल हो सकता है वो शेयर कैपिटल से रिलेटेड हो सकता है शेयर कैपिटल से रिलेटेड ना हो। लेकिन जो मेमोरेंडम है, आर्टिकल ऑफ कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी, not having share capital which gives any person the right to participate in the indivisible profit of the company। इसका ये मतलब है कोई भी आके आपने प्रॉफिट के लिए, डिविजिबल प्रॉफिट के लिए, राइट के लिए क्लेम कर सकता है। This amount can be called upon the event of winding up non-trading non-profit companies created to promote culture। मतलब चैरिटी वगैरह के लिए जो लोग देते हैं ना इतनी अमाउंट, उसके लिए ज़्यादा क्लियर की जाती है। अनलिमिटेड कंपनीज कौन सी होती है? अनलिमिटेड कंपनीज होती है नॉट हैव एनी लिमिट, मतलब वो पर्सनल एक्सटेंट के लिए भी लायबल हैं। पर्सनल जो उनकी प्रॉपर्टी है वो भी लायबल होगी अगर वो अपनी पेमेंट नहीं करते हैं। अगर वो पब्लिक के लिए लायबल हैं, अगर कंपनी जो है वो लायबल होगी पब्लिक के लिए जिस हद तक उस कंपनी ने लोन वगैरह ले रखा है। Member and shareholders are fully liable to cover its debt. In case of unlimited liability, the liability of each member extend to the whole amount। पूरी की पूरी अमाउंट जितने डेट एंड लाइबिलिटीज़, मीन्स वो ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते कि हाँ भाई हमारी लाइबिलिटी तो लिमिटेड लाइबिलिटी बाय गारंटी थी, तो मतलब मैंने तो इतनी गारंटी ले रखी थी, मेरा काम हो गया, या मेरे तो इतने शेयर्स के लिए मैं लायबल था तो वो शेयर्स का मेरा काम ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता। नाउ प्राइवेट कंपनी की और पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 268 आता है कंपनीज। अगर आप सेक्शन याद कर ले रहे हो तो ये मोर देन इनफ है, और अगर नहीं याद कर पा रहे तब भी एक बार गो थ्रू करो दिन में 1-2 बार। अब इतना एग्ज़ाम को आपके 10 to 20 डेज़ रह गए हैं, तो अब बार बार रिवीजन स्टार्ट कर दो। पढ़ो, रिवीजन करो, फिर पढ़ो, फिर रिवीजन करो। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर। उनके मतलब ये जो कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, ये अपने राइट टू ट्रांसफ़र आराम से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। प्राइवेट कंपनी में अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, और एक्सेप्ट इन केस 1 पर्सन कंपनी कर सकती है। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर 200 प्रोवाइडेड दैट 2 or more पर्सन होल्ड 1 or more शेयर इन अ कंपनी। या आई थिंक सो लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था कंपनीज़, प्राइवेट कंपनीज़ और पब्लिक कंपनीज़ के बारे में, कितने मेंबर्स होते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। इसके बारे में डायरेक्टली मैं डिफ्रेंशिएट पे लेके चलूँगी जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में। अगर आप इसका डिफ्रेंशिएट भी याद रख रहे हो, इसका मतलब यही है कि आपको नॉर्मल तो आप अगर मान लो एक पैराग्राफ लिखने के लिए आया तो आप नॉर्मली भी लिख दोगे प्राइवेट कंपनी का, पब्लिक कंपनी का, और अगर डिफरेंस आया तो दोनों चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं, लेकिन अगर ओपीसी की बात करो 1 पर्सन कंपनी की तो 1 होता है, और मैक्सिमम इसमें 200 होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है किस टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं आपके। पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं, मैक्सिमम नो लिमिट। यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड में प्राइवेट लगाना ज़रूरी होता है। पब्लिक में जो पब्लिक होता है विद द वर्ड लिमिटेड, लिमिटेड इन केस ऑफ अनलिमिटेड। अगर हाँ अनलिमिटेड लायबिलिटी है तब लगाना वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद उन्होंने बोला है रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स। प्राइवेट कंपनी कभी भी इनवाइट नहीं कर सकती, जबकि पब्लिक कंपनी आराम से अपने शेयर्स के लिए पब्लिक को इन्वाइट कर सकती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन नीड नॉट वेट फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बिगिन फॉर अलॉटमेंट। भाई आप जब पब्लिक से मांगोगे ही नहीं पैसा तो आप किसके लिए रुकोगे? आप अलॉटमेंट के लिए तो रुकोगे नहीं। यहाँ पे आप 30 दिन के लिए रुकोगे। कैन नॉट बिगिन अलॉटमेंट जब तक आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको मिल नहीं जाता। 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। अगर मान लो आप 1 लाख शेयर 1 लाख आपने इशू किया है, तो जब तक आप 90% पब्लिक से रिसीव नहीं कर लेते, मीन्स 90,000 रिसीव नहीं कर लेते, अगर रिसीव हो गया है तो उसके विदिन 30 डेज़ के बाद आप इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस कर सकते हो। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है तो आपको पैसे लौटाने पड़ जाते हैं लोगों को। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते आप, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो आप, मतलब अपने शेयर्स इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यहाँ पे इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। डायरेक्टर यहाँ पे कम से कम 1 होता है, ओपीसी में 2 डायरेक्टर होते हैं,
और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। हाउएवर लिमिट कैन बी रेज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप लिमिट बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पे मिनिमम 3 होते हैं, मैक्सिमम 15, और यहाँ पे आप लिमिट बढ़ा सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे बोल रखा है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन कैन बी इशूड टू एम्प्लॉय। यहाँ पे ऑर्डिनरी जो आपकी प्राइवेट कंपनी है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जा सकते हो, मतलब दे सकते हो ऑप्शन, जबकि यहाँ पे नहीं दे सकते बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अब आप लोगों का होमवर्क ये है, कमेंट सेशन में मेंशन करो कि ये ESOPS क्या होता है। अदरवाइज अगर आप लोगों को नहीं पता देन आई विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो। फिर उसके बाद इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं होती, रीज़न बीइंग कि यहाँ पे पब्लिक इशू नहीं होता, जबकि यहाँ पे ज़रूरी है। जनरल मीटिंग यहाँ पे कंपलसरी नहीं होती, लेकिन यहाँ कंपलसरी है भाई, पब्लिक गवर्नमेंट कंपनी बोल रहे हो आप तो आपको तो कंपलसरी होगा। यहाँ पे रेम्यूनरेशन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, जबकि आपको कैन नॉट एक्सीड मोर देन 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। आप नेट प्रॉफिट 11% से ज़्यादा नहीं रख सकते हो। फिर उसके बाद कॉरम, 2 मेंबर शैल पर्सनली प्रेजेंट। कॉरम के अंदर जो एक मीटिंग होती है, मीटिंग टाइप की होती है, उसमें 2 कम से कम पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। इफ़ आर्टिकल ऑफ कंपनी डू नॉट प्रोवाइड फॉर लार्जर कॉरम, अगर ज़्यादा नहीं है तो कम से कम 2 तो होने चाहिए, जबकि यहाँ पे 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए कॉरम के अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। अगर आपको सिंगल पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा तब भी लिख सकते हो, और अगर आपको अलग अलग बोला जाएगा तब भी आप डिफरेंशिएशन में भी बता सकते हो। कन्वर्जन, हाँ, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। अगर मान लो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी करनी है, तो द प्राइवेट कंपनी में अल्टर इट्स आर्टिकल इंक्लूडिंग अल्टरेशन कर सकते हो। अल्टरेशन मीन्स चेंजेस कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो इन ऑर्डर टू बिकम अ पब्लिक कंपनी, लेकिन एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, अल्टरेशन देनी पड़ेगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जो इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। और विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर इन द जनरल मीटिंग, इट ऑल्सो प्रोवाइड दैट फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट इंटू पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में जो कन्वर्जन होता है वो भी यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। अ कंपनी शैल अल्टर इट आर्टिकल इन सच अ मैनर दैट दे नो लॉन्गर इंक्लूड द रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन विच आर नेसेसरी टू बी इंक्लूडेड इन आर्टिकल ऑफ। मतलब ये ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि आप कन्वर्ट कर सकते हो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी से, लेकिन आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और भी कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप प्राइवेट कंपनी को पब्लिक बनाना चाहते हो। तो नंबर 1 इज़ कंडक्ट बोर्ड मीटिंग। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी। बोर्ड मीटिंग शैल बी कन्वीन टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। सबके सब शेयर होल्डर्स को अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सब्जेक्ट टू अप्रूवल टू शेयर होल्डर। एक फाइल ई फॉर्म देना पड़ेगा MGT 14 को रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर जैसे आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो उसके बाद। फिर उसके बाद ई फॉर्म के बाद एक INC 27 फॉर्म होता है वो फिल करना पड़ेगा। आप नया इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू करोगे, मेंबरशिप को बढ़ाओगे, क्योंकि आपको पता है कि जब पब्लिक कंपनी की बात होती है तो 7 मेंबर्स होते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स को भी आप बताओगे, नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे 3 होते हैं ना नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स, तो वो आपको नाम बदलना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड या लिमिटेड डालना पड़ेगा। प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी दोगे आपने, जब जब इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल रजिस्ट्रार ऑफिस को दोगे। हाँ, अगर पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में डिक्लेयर करना है तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, तो सेक्शन 14 कह सकता है अमेंडमेंट कर सकते हो आप, ऑर्डिनरीली कन्वर्जन कर सकते हो पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी के अंदर। सेक्शन 42 कहता है कि ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अप्रूविंग द अल्टरेशन कर सकते हो, इसमें भी आर्टिकल्स में आपको अल्टरेशन करके देना पड़ेगा। फिर देखते हैं आगे, इसमें भी यही बोल रखा है कि कंडक्ट बोर्ड ऑफ मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी अटैच करनी पड़ेगी। डिलिस्टिंग ऑफ लिस्टेड कंपनी है तो उसको डिलिस्ट करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। एक ड्राफ्ट MOA, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो अच्छा खासा एक पूरा स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन, तो आप देख पा रहे होगे कि काफ़ी हद तक सेम प्रोसीजर है प्राइवेट को पब्लिक में और पब्लिक को प्राइवेट करने का।
बाकी आप इसको रीड करना चाहो तो अपने गो थ्रू कर लेना अपने एंड से। यही है वो वाला फॉर्म जो उसमें भी हमने पढ़ा था, फाइल ई फॉर्म INC 28, उसमें 27 था आई थिंक सो। इशू ऑफ फ्रेश इनकॉर्पोरेशन, नेम बदलना पड़ेगा और मेंबरशिप यहाँ पे डिक्रीज करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी की बात करूँ तो गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? सेक्शन 245 कहता है कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन गवर्नमेंट कंपनी एज एनी कंपनी, कोई भी कंपनी जिसके पास 51% से कम पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होना चाहिए। 51, मैं अगर थोड़ा सा स्पीड में जा रही हूँ तो बच्चों कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, या तो आप उसको स्पीड कम करके देख लेना, क्योंकि अगर मैं एक एक वीडियो बहुत डिटेल में और बहुत टाइम ले लेके बनाऊंगी ना तो आप लोगों का टाइम ज़्यादा जाएगा। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, आप मुझे बता देना। 51% से कम नहीं होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, उनका शेयर 51% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बारे में डिस्कस किया था। तो इसके अंदर सब्सिडरी कंपनी आती है गवर्नमेंट की। सब्सिडरी कंपनी जो भी होती है उसको भी हम गवर्नमेंट कंपनी ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी को भी मान लो मेरी एक कंपनी है होल्डिंग कंपनी, ये होल्डिंग कंपनी हो गई और ये सब्सिडरी कंपनी हो गई। इस कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर इस कंपनी के पास हैं, तो ये हो गई इसकी ऑनर और ये हो गई इसकी एक तरीके से जैसे सेक्शन नहीं बना देते क्लास में, ए सेक्शन, सेक्शन बी, तो ये इस तरीके से हो गई ए सेक्शन, बी सेक्शन। तो उस सिनेरियो के अगर आप ध्यान दोगे तो ए बी जो है वो इसकी होल्डिंग कंपनी है, तो अगर ये गवर्नमेंट कंपनी होगी तो ये भी एक तरीके से गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगी। बच्चों सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो BCom जो प्रोग्राम वाले बच्चे हैं जो कि बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत टिपिकल लिखी गई है एज़ कम्पेयर टू योर बुक। तो ये बहुत अच्छे से लैंग्वेज दे रखी है, आप लोग इसको खुद भी गो थ्रू करोगे ना तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद ऑडिटर रिपोर्ट इन गवर्नमेंट कंपनी। ऑडिटर रिपोर्ट क्या करता है? सेक्शन 139। अब आपने ऑडिट पढ़ोगे ना कभी तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, बहुत सारे ऑडिट टाइप के होते हैं। तो जो गवर्नमेंट कंपनी होती है ना उसका ऑडिट CAG करता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अब ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और ये एक एक चीज़ की इंस्पेक्शन करते हैं। ये किस में आता है? ये सेक्शन 139 के अंदर आता है। फिर इन्होंने आगे भी बोल रखा है, और एनुअल रिपोर्ट होती है ना जो गवर्नमेंट कंपनी की, हमने एनुअल रिपोर्ट कर दी, मतलब जो भी रिपोर्ट आई, जो भी ऑडिट रिपोर्ट आई वो एनुअल रिपोर्ट हमें सबमिट करनी पड़ेगी। वो क्या बोल रखा है? सेक्शन 394 वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट एक मेंबर है, सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने के अंदर अंदर एनुअल जनरल मीटिंग के एक एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट टुगेदर, और एक ऑडिट रिपोर्ट जो भी होगी वो अटैच करेगा और वहाँ पे पहुँचा देगा एनुअल रिपोर्ट को। कहाँ कहाँ पे? बोथ स्टेट लेजिस्लेटिव में भी और सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर भी, दोनों के अंदर। चलो फॉरेन कंपनी से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप लोग चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मोर एंड मोर, और फीडबैक दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। क्योंकि BCom प्रोग्राम लॉ वाले बच्चे हैं, बिजनेस लॉ वाले बच्चे, वो कमेंट्स करते हैं तो उनकी बनाने की और ज़्यादा क्रिएटिवनेस होती है। लेकिन आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले उससे। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।